केस स्टडी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है बिजनेस एजुकेशन में एज ए अप्लाइड टाइप ऑफ अ इंस्ट्रक्शंस मोड। क्या मतलब है इसका कि किसी भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को एज ए थ्योरी पढ़ाने की बजाय उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके आपको दिखाई जाए और फिर आप उससे लर्न करें कि एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करना है। मिसाल के तौर पे लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, मार्केट सर्वे करना है, कंज्यूमर की नीड्स को देखना है और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को नीड के साथ कंपैटिबल करना है। तो इस थ्योरी को अप्लाई किया हुआ है उस केस के अंदर जो कि आप एनालाइज कर रहे हैं एरियल का, कि एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसने पाकिस्तान में जब एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना था तो उसने क्या मेथड इस्तेमाल किया। अब आपके पास एक बेंचमार्क आ गया जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में मसला ये है कि सारी जो रिसर्च है, सारी जो किताबें हैं वो गोरों ने लिखी हैं, तो लोकल इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। माइकल पोर्टर की, फिलिप कॉटलर की किताबें हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो अमेरिका में बैठे हुए इन्होंने अमेरिका के हालात के हिसाब से किताबें लिखी थी। तो जो केस मैंने आपको दिया था वो कॉन्टेक्चुअलाइज है हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो इससे आपको अपने लोकल मारूजी हालात से समझ आ जाती है कि किसी भी बिजनेस फिनोमेना को एड्रेस कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं जब भी आपने केस एनालाइज करना है। तो एरियल का केस एनालाइज करते हुए सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अप्लाई किया हुआ है उस केस स्टडी के अंदर। अच्छा जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव आपने क्या देखना है कि कौन सी ऐसी मैनेजेरियल स्किल है जो कि उस केस स्टडी में आपको डेवलप होती हुई नजर आती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एनालाइज करना। प्रॉब्लम क्या होता है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है पाकिस्तान में, तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया उस केस में आपने इसको एनालाइज करना है। फिर आप इसमें जो ग्रुप डिस्कशन है इससे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं कि जब मुख्तलिफ लोग एक ही फिनोमेना को एड्रेस करते हैं तो हर बंदा अपने एंगल से उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। और एक आखिरी ऑब्जेक्टिव जो किसी भी केस स्टडी एनालिसिस में होता है कि इट डील्स विद द एम्बिगुइटी। इबहम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसमें केस स्टडी को एज एन ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। इबहम है ना कि नई प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है। अब दिस इज अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट और कंफ्यूजिंग फिनोमेना। तो उस कंफ्यूजन को सॉल्व ऐसे किया जाता है कि आप एक केस स्टडी को एज ए बेंचमार्क रखें। तो एम्बिग्विटी को डील करती है केस स्टडी एनालिसिस। केस स्टडीज के अंदर बुनियादी तौर पे 3 तरह के फिनोमेनाज को एड्रेस किया जाता है। कुछ ऐसे केस स्टडीज होते हैं जो कि प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस किया होता है। दूसरा डिसीजन फोकस्ड होते हैं जिसमें कोई फैसला किया होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। और तीसरे किसी सिचुएशन का इवैल्यूएशन करना उसका मकसद होता है। तो जो ब्रॉड टाइप ऑफ केस स्टडीज़ हैं जो कि बिजनेस एजुकेशन में इस्तेमाल होते हैं उनमें प्रॉब्लम फोकस्ड केस स्टडी हो सकता है, डिसीजन फोकस्ड हो सकता है और इवैल्यूएशन फोकस्ड केस स्टडी हो सकता है। अब आपने जब केस स्टडी को एनालाइज करना है तो उसका प्रोसेस क्या करना है। 5 स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी केस स्टडी को एनालाइज करते हो। नंबर 1 पे आप उसकी फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग का क्या मतलब है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस स्टडी, आइडेंटिफाई द की क्वेश्चंस, किन की क्वेश्चंस की बुनियाद के ऊपर वो केस स्टडी लिखा गया है। स्किम रीड द केस। स्किम रीड का क्या मतलब होता है कि उसको पढ़ के समझने की नीयत के बगैर पढ़ना। ये ना देखना कि मुझे समझ आई कि नहीं, सिर्फ स्किम करना है। तो पहले स्किम करना है, उसके बाद फिर आपने दूसरी दफ़ा उसको केयरफुली रीड करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, स्किम रीड करना है कौन से की क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उसको केयरफुली पढ़ के समझ के देखना है कि इसमें किन की क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। स्टेप 2 इज लेबलिंग। लेबलिंग में आप क्या करते हो कि कौन कौन से ऐसे की फैक्ट्स हैं जो कि उस केस स्टडी में बताए गए हैं, लेबल करते हैं फैक्ट।
कौन कौन से ऐसे जर्नल फैक्ट्स हैं उनको लेबल करते हैं, कौन से इंडस्ट्री फोकस फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, कंपटीशन के मुतालिक कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं जो कि आप उस केस स्टडी एनालिसिस से निकाल सकते हो। तो द सेकंड स्टेप ऑफ केस स्टडी एनालिसिस इज लेबलिंग। थर्ड स्टेज के ऊपर आप उसको समराइज करते हो। समराइज में क्या करते हो कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, पहले स्किम किया, फैक्ट्स निकाल लिए, क्वेश्चंस निकाल लिया, नाउ यू पिक एंड चूज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। उस फैक्ट्स में से जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनकी समरी बनाते हो, एलिमिनेट कर देते हो जो कि अनइम्पॉर्टेंट है या रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब है कि जिसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन या कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस इवेल्युएशन पे, उस एनालिसिस पे जो कि आप करने जा रहे हो। और फिर उसके बाद आप मार्क करते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या थी। फोर्थ स्टेप पे यू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मैंने जैसे बताया था कि थीसिस, एंटीथीसिस और उसको सिंथेसिस। तो जो फॉर आर्ग्यूमेंट होंगे, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट होंगे, उनको मिला के आपने सिंथेसिस क्रिएट करना है कि अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में से कौन सी ऐसी सिमिलर चीज़ें हैं जो कि केस स्टडी से रेलेवेंट हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, सिंथेसिस में आप ये करते हो। स्टेट 1 और 2 की क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई ऑप्शंस, स्टेट डिसीजन क्राइटेरिया। और उस स्टेट डिसीजन क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर आपने फैसला करना है, और फिर आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स समराइज करते हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज समराइज कर लेते हो। और पांचवा स्टेप केस स्टडी एनालिसिस के प्रोसेस में ये होता है कि आप व्हाट इज द आंसर के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हो। पूरे केस को एनालाइज करने के बाद आपको कोई ना कोई पोजीशन लेना होगी। यू नीड टू टेक अ पोजीशन, आइडेंटिफाई द फ्यू की सपोर्टिंग फैक्ट्स, जो आपने पोजीशन ली है उसकी फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, फिर आप इसमें कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करते हो, और मेंशन करते हो कि इस डिसीजन के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि जो भी आप डिसीजन करोगे उसकी कुछ ना कुछ डार्क साइड जरूर होगी, जिसको हम रिस्क कहते हैं। The key to good case analysis is to break down the case facts into the clear, understandable and useful form. तो this is case study analysis, जिसमें आप फ्रेमिंग, लेबलिंग, समराइजिंग, सिंथेसिस और कंक्लूजन से किसी भी केस स्टडी को एनालाइज करते हैं। बेसिक गाइडलाइंस क्या है, कैसे करना है। स्ट्रक्चर अप्रोच इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर अप्रोच का क्या मतलब है, स्कीम रीड करने के बाद दूसरी तरफ जब पढ़ेंगे तो हाईलाइट करते जाएं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप केस स्टडी पढ़ रहे हो उससे रेलेवेंट ये बात है, डोंट गेट कैरिड अवे विद टू मच डाटा एंड लूज साइट ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस। होता ये है कि ये 20, 22, 23 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और नॉर्मली जो की ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस होता है वो हम भूल जाते हैं, और जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन होती है उससे कैरिड अवे हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करना। प्रिपेयर द मल्टीपल आउटकम्स एंड सी द प्रोज एंड कॉन्स। जो भी इवेल्युएशन है, प्रॉब्लम है या सिचुएशन है, उसके मल्टीपल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। यूज हाइपोथेसिस टू फोकस एनालिसिस, डू नॉट गेट पर्सनली अटैच टू एनी पॉसिबल सोल्यूशन। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिस बेसिस के ऊपर आप किसी फैसले पे पहुंचोगे, आपका एक वेल थॉट आउट जजमेंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इन मार्केटिंग मैनेजमेंट देयर इज नो वन राइट आंसर, बट देयर आर बेटर एंड वर्स वेज टू प्रेजेंट आइडियाज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केस स्टडी चूंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये आंसर सही है, ये गलत है, ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। इस तरह का केस स्टडी एनालिसिस में कोई फिनोमेना नहीं होता। द गोल इज नॉट टू अराइव एट वन राइट आंसर, बट टू लर्न द जर्नी टुवर्ड्स एन आंसर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू हॉलिस्टिक अप्रोच। कभी भी केस स्टडी एनालिसिस में कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि ये आंसर सही था, ये गलत था। क्यों? इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में जो राय है हमारी, जो पोजीशन है किसी भी प्रॉब्लम एनालिसिस इवैल्यूएशन के ऊपर, वो डिफरेंट हो सकती है।
तो केस स्टडी एनालिसिस का जो बुनियादी मकसद होता है वो किसी राइट आंसर पे पहुंचना नहीं होता। केस स्टडी के ऊपर जब आप एनालिसिस करके लाएंगे तो आपके उस एनालिसिस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसका राइट आंसर तो ये था, आपने ये लिख दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद जो आपने ड्रॉ की है। और लास्टली केस स्टडी के अंदर जो चीज़ सिखाई जाती है, जिसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी, दैट इज़ लर्निंग हाउ टू लर्न। केस स्टडी इज़ अ टूल जिसमें हम ये सीखते हैं कि सीखना कैसे है, लर्निंग हाउ टू लर्न। इसमें मैंने कोर्सेरा के कोर्स का भी जिक्र किया था, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं, और उससे भी आप अपनी इस जो मेंटल कैपेसिटी है इसको इन्हांस कर सकते हैं कि आपने लर्न कैसे करना है। तो होपफुली आपको केस स्टडी एनालिसिस के बारे में पता चल गया होगा कि किन गाइडलाइन से